चलिए हेलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, आपको लगा कि एक अचानक लोड आपका आने लगा, लेकिन लोड है कहाँ अभी? अभी तो हम लोग लोड देना शुरू किया। देखो, हम लोग जो एग्जाम जिस एग्जाम का सपना देखने के साथ शुरुआत की है, वो एग्जाम कोई छोटा और एग्जाम है नहीं। तो आपको लोड लेना ही होगा, बल्कि लोड क्या का मजा लेना होगा, तभी बन सकता है। अगर कोई स्टूडेंट्स टाइम पास कर रहा है तो वो जरूरी है कि हम अभी मेरे बैच से हट जाए, अभी ही मेरे बैच से हट जाए। अपना भी टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, मेरा भी टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। मेरे साथ जो भी अटैच होना चाहते हैं, 10 स्टूडेंट भी होंगे, 15 स्टूडेंट भी होंगे, हम उनको भी लेके चलाएंगे और इस बार सक्सेस चाहिए। लेकिन हमको वो स्टूडेंट चाहिए जो कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं। ये कोई छोटा बड़ा एग्जाम नहीं है, हर हालत में कवर करना होगा। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट देके टाइम पास नहीं कीजिए। मन मर्जी हुआ तो कर दिए, नहीं मर्जी हुआ तो नहीं किए। वो काम करने से ये संभव ही नहीं है। ये मैराथन नहीं दौड़ना है, हम लोग दौड़ा है और हार के आ गए। अगर एक बार अटेम्प्ट लिया और हम कर यहाँ से लगभग 5 से 6 महीना, 5 महीना हम लोग एकदम आज तुमने जून गिन लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, बस 5 महीने के बाद हम लोग पास करने के पोजीशन में होंगे, ये मेरा गारंटी। लेकिन ये तब सब हम लोग रेगुलर रहे, आप और हम दोनों। कोई भी एक पिछड़ गया तो काम नहीं होगा। ठीक, बस आप रेगुलर रहे, हम रेगुलर रहे, अगर अप टू डेट रहे तो हर हालत में हम लोग निकाल सकते हैं। हर हालत में 6 महीने में ही हम लोग का वो पोजीशन आ जाएगा, 5 महीने में ही, कि हम लोग लगे कि हम लोग पे कुछ तैयारी हो गई है। लेकिन उसके लिए चाहिए कि आप एक्सक्यूज नहीं दीजिए। ये नहीं कि अभी नहीं हुआ, शाम को मिले, शाम को नहीं हुआ, कल मिले। केवल नोट्स नहीं बनाना है आपको। नोट्स बना हो तो आपका 12th में नोट सही है, 11th का नोट सही था, लेकिन नोट्स आपको नहीं बनाना है। इससे थोड़ा सा सबसे फिर सावधान देते हुए सावधान कर रहे हैं। हम मेरे पास ग्रुप पे हो सकता है कि 50 स्टूडेंट आ जाए, लेकिन हम सिलेक्शन केवल 15 या 20 स्टूडेंट लेके ही चलना चाहते हैं, वो जो सक्सेस कर सके। तो आप हम ध्यान रखिए, जब हम लोग का पहला मई के लास्ट का बात कर सकते हैं कि उस समय जब हम लोग का पर्सनल भेंट होगा, तो उस समय हम आपको सिलेक्शन कर लेंगे कि आप बैठने आए या पढ़ने आए। हम आपको सिलेक्शन करेंगे, पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हो कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आपका पहला ड्यूटी कि आप कोर्स को अपडेट कीजिए। पर डे का कोर्स पर डे ही खत्म कीजिए, नहीं कैरी ओवर कीजिए। कोई तरह के एक्सक्यूज नहीं, कोई बहानाबाजी नहीं, पूरे तरह से काम कीजिए, ताकि हम लोग को लास्ट में सक्सेस मिलने से रोक नहीं रोक सकता, लेकिन बहाना नहीं। चलिए, टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए पढ़े। अगला टॉपिक हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स का। अरे बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए चलिए। फिजिक्स में हम लोग के पास चल रहे थे इलेक्ट्रिक करेंट्स। अड़ेगा, कल आपको हम दिखाए इलेक्ट्रिक करेंट्स। देखो, फिजिक्स का टॉपिक तभी काम कर सकता है। देखो, फिजिक्स के अधिकतर स्टूडेंट्स का दिक्कत हो सकता है, यह होता है क्यों फील नहीं होता, महसूस ही नहीं होता, उसको एनालाइज नहीं कर सकता, उसको रियल लाइफ से नहीं करता, उसको एक सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो कहाँ से देगा। तो आप इसको बहुत कीजिए। जैसे आपको हम कल थोड़ा बहुत दिखाए स्किल्स सर के, पूरा हम कल का क्लास जो लिए, एक सेशन लिए, आधा घंटा का सेशन लिए, लेकिन उसमें आपको हम कुछ टॉपिक बताए। पूरा टॉपिक के बाद पूरा हम समझो, और एक छोटा सा चीज समझो कि हम इस पूरे टॉपिक में आपको सिखाए क्या। जैसे हम कल आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट्स कल का क्या बताएं। सब पहला जी, आप सबसे पहले पूछे इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। क्या आपके पास जवाब है? क्या बोले कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई कंडक्टर है, उसमें अगर चार्ज फ्लो करे, किस रेट से फ्लो करेगा, किस तेजी से फ्लो करेगा, वो निर्धारित करता है करंट्स, वो निर्धारित करता है करंट्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, जिस तेज गति से होगा उतने उसी को कहते हैं करंट्स। अगर धीमा रेट से बोले तो करंट का मान कम, तेज है तो तेज। तो ये पहला चीज बताए, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ये आपको फर्स्ट। दूसरा आपको बताए कि कोई भी कंडक्टर्स में करंट कैसे बहता है, कैसे, कब बहता है और कैसे बहता है, कब बहता है और क्यों बहता है, ऐसा जवाब आपको देने की कोशिश की। तो हम लोग बोले कि सिंपल, एक कंडक्टर में कहे कंडक्टर लाकर रख दे, एक मेटल का रॉड रख दे, यहाँ पर एक अल्युमिनियम का रॉड रख दे, कहीं करंट बहेगा तो नहीं बह रहा। कहने की क्या जरूरत है कि उसको सोचे कब बहता है, तब जब जब उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स समझता है ना, यानी कि बैटरी या एसी अल्टरनेटिंग करंट्स की बात करें, डायनामो में लगा दे। तो ये आपका एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस अगर एक सर्किट को बैटरी जोड़ दे तभी करंट बहेगा। ये दूसरा जवाब कि कब बहता है। ठीक, बस अब ये क्यों बहता है, ऐसा क्या होता है जो उससे बह जाता है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है। तो उसका जवाब कल दिए थे कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पर, तो अंदर में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होता है। अरे बस अंदर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस पर फोर्स लगाता है, जो फोर्स के कारण, ठीक है, बस फोर्स के कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स है या जो अंदर में चार्ज कैरियर है वो मूव करता है, और उस मूव के कारण सर्किट में एक करंट हम लोग को मिलता है।
तो ये सब बात कब होता है, किस परिस्थिति में होता है और क्यों होता है, इसका जवाब यहाँ पर दे रहे थे। उसके अलावा बैटरी का रोल क्या था, बैटरी क्या करता है, तो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। तो कोई चार्जिंग के दौरान तीसरा क्वेश्चन ये होता था कि कोई सर्किट में करंट जब बहा तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्यों होता है, बैटरी तो काम किया एनर्जी। तो कल हम समझाए थे कि देखो बैटरी क्या है, यहाँ पर से अगर मान लो पोजिट्रॉन को डायरेक्शन को समझने के लिए माना जाता है, तो यहाँ पर करंट आया, करंट मैंने इस पोजिट्रॉन को क्या दिया, मैंने यहाँ पर जो पोजिट्रॉन उसको दिया एनर्जी, कितना दे रहा था, ईवी, ई इंटू वी। उस एनर्जी के साथ वो कंडक्टर को पार किया, रास्ते में कंडक्टर उससे थोड़ा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते चल जाता है और ये एनर्जी यहाँ पहुंचता है, ये एनर्जी यहाँ पहुंचता है और वो चीज आता है, वो फिर से यहाँ पर मैंने एनर्जी पूरा तरह से जीरो और फिर बैटरी के पास पहुंचता है, बैटरी इसको फिर से रिचार्ज कर दिया और फिर से ये सर्किट कंप्लीट होते रहता है। तो बैटरी आप कोई भी चीज अपना कुछ अमाउंट उसको देगा, एनर्जी का कुछ सोर्स है, बड़ा सा सोर्स है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एनर्जी बार बार दे रहा है, हर इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है सर्किट, फिर एनर्जी दे रहा है, फिर दे रहा है, इससे कारण क्या होगा, धीरे धीरे अपना एनर्जी लॉस, इससे कारण बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज। तब फिर एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर इस कंडक्टर में कि मैं एनर्जी लॉस क्या करता है, वो लॉस होता तो जाता कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एनर्जी कंडक्टर एब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी को वो दूसरे फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी लॉस नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता, तो वो दूसरे फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, चाहे वो लाइट के रूप में हो जाए, चाहे वो हीट के रूप में हो जाए, या मोटर के में काम करता रहे। तो ये इसका प्रश्न। अब इसी डिस्कशन को समझते हुए तो आप पूरा लेक्चर लेने के बाद आप 4-5 पॉइंट बनाएंगे, आज हम सीखे क्या क्या पॉइंट, उसको बाद चल जाओ, हाथ में नोट्स बन जाएगा। इसके बाद आइए अड़ी बस, इसके बाद आइए कि हम लोग का ये टॉपिक देखो, हम लोग को 12 में ना कि याद करना है कि टॉपिक कैसे डिराइव हो, डिराइवेशन से हम लोग का मतलब है, हम लोग को मतलब है कि वो होता है क्या, कैसे परिस्थिति में किस प्रकार काम कर रहा है। इसके बाद आइए कि हाउ करंट फ्लोज, अंदर में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि मूव करता है, ये इसका मूवमेंट किस तरह का होता होगा, किस तरह का मूवमेंट होता है, क्या माने एक एंड से दूसरे एंड तक सीधा चल जाता होगा कि घूम के जाता होगा, कर्व पाथ को फॉलो करता होगा, जिग जैग पाथ को फॉलो करता होगा, क्या होता होगा, इसी को टॉपिक को आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक बात, देखिए क्या होता है तुम्हारे पास कंडक्टर से, अच्छा तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक बस इस कंडक्टर में समझते बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रेस्ट में सुता रहता है, साधारण एक कंडक्टर को ढाले, एक तो ला दें मेटल्स का रॉड ला दें, एक एल्युमिनियम का या कॉपर का या सिल्वर का या गोल्ड का कोई रॉड ला के तुम्हारे दे दे, तो उसमें तुम इमेजिन कर सकते हो तेरा दिमाग क्या करता है कि उसमें जो पार्टिकल्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते रहता है, क्या वो रेस्ट करता है, इंतजार करता है, कोई उसको ऑर्डर देता मूव करेगा, नहीं, वो अपने एट रैंडम मूव करते रहता है, जिग जैग इस तरह का पाथ फॉलो करते रहता है, ये ठीक है, पूरे का पूरा पाथ को फॉलो करते रहता है। अड़ी बस तो फिर इसका पाथ को फॉलो करता है, वो किस तरह का स्पीड को गेन करेगा, स्लो होता है, मतलब स्पीड तो उसका रेंज का अंदाजा लगा सकता है, 10⁴ के रेंज में उसका स्पीड है। क्या अगर वो स्पीड की बात करते हैं, क्या उसका स्पीड जो है वो हमेशा एक जैसा होता है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि नहीं, टेम्परेचर के साथ उसका स्पीड घटता बढ़ता रहता है, ठीक बस। तो लेकिन अभी यहाँ पर चले तो रूम टेम्परेचर पे इतने ही कि पार्टिकल्स 10⁴ के आसपास उसका रेंज को फॉलो कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन खुद बह रहा है तो फिर उसका पड़ा, तब तो करंट ऐसे ही बजना चाहिए कंडक्टर में, तब तो कंडक्टर में इस तरह करंट बहता है, लेकिन देखो क्या होता है कि यहाँ पर से जो करंट्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये वास्तव में किस तरह का होता है, ठीक है, अंदर इस तरह का मूव करता रहता है, जिग जैग पाथ फॉलो किया और फाइनली कहाँ पहुंचता है, अपने ओरिजिनल जगह पर, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ गया, ठीक है बस। तो हाँ, डिस्टेंस तो बहुत सारा कवर किया, यहाँ से पार्टिकल चला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, डिस्टेंस तो बहुत कवर कर गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, डिस्प्लेसमेंट 0। और तब आप घर से बाहर निकले, आज निकले, अब पूरा अजरबैजान घूमते 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 शाम को आप अपने घर पर, तो डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, डिस्प्लेसमेंट 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो तुम्हारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट को इस तरह का मूव ही नहीं किया, ठीक है, स्पीड भले आ गया लेकिन वेलोसिटी का मान 0। तो ये रियल लाइफ में ये अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, लेकिन मेरा काम का चीज नहीं। लेकिन जैसे अब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी इस तरह का ही घूमता है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिस्प्लेस जाता है, यहाँ से यहाँ तक चला गया, और थोड़ा देर लगा रहेगा तो यहाँ तक जाएगा, मतलब इस तरह का पहुंचेगा। तो सिंपल में जो तुम्हारे पास है, इस डिस्टेंस तो इतना सारा हो गया,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास इस तरह का फॉलो किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये जो डिस्प्लेसमेंट किसी कारण आया, तो ईएमएफ के कारण। जब हम बैटरी जोड़ देते हैं तो पार्टिकल में कुछ डिस्प्लेसमेंट आया था, और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण उसमें एक वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ। ठीक, बस जो एवरेज वेलोसिटी वो गेन करेगा, एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, बीच में वो धीमा चला, तेज चला, बाएं चला, दाएं चला, उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाय नेट वेलोसिटी डिवाइड बाय नेट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि हम क्या बोलना चाहते हैं, सुनो, साधारण अवस्था में या इवन बैटरी लगा देने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधा नहीं चलता, बल्कि जिग-जैग रास्ता को फॉलो करता हुआ चलता है। लेकिन बैटरी लगा देने के बाद उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। जितना भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी डिफरेंशियल ये दिया जाता है कि द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन के बाद जितना एवरेज वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, बस जितना हुआ एवरेज गेन करेगा उसी चीज को हम लोग कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, बस एवरेज का बात करते हुए देखो, बस सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो तुम्हारे पास जिगजैग पाथ करें, बल्कि एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है। रियल में नहीं है, केवल एज्यूम्शन है, ताकि आप कैलकुलेशन को समझ सके, इजी समझ सके। तो वो जिस एज्यूम वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। देखो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल आपका अलग हुआ, लेकिन जिस एज्यूम वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पॉजिट्रॉन मान लेते हैं, तो ये बैटरी जोड़ दी, तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो पॉजिट्रॉन, ठीक है, या प्रोटॉन मूव कर रहा है, उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, बस एक्चुअल है ही नहीं, वास्तव में ऐसा ही नहीं, आगे वो जिग-जैग करके मूव कर रहा है, लेकिन काल्पनिक है, वो समझने की सुविधा के लिए कि जो डिस्प्लेसमेंट आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज वेलोसिटी वो गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, बस मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में t समय लगा, ये दूरी l है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, दिस इज l/t। ठीक है, बस तो एक पॉजिट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड जाने में t समय लग रहा है, दूरी l है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्म रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज l/t। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? अब एक्चुअल की बात करते हुए क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी। देखो इसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करें, तो ठीक है, एज्यूम है, काल्पनिक है, रियल में नहीं है, ठीक है, बस तो अब इसको समझो, अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हुए चले कि ये क्या होता है। तो वास्तव में तुम्हारे पास क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी था 0। जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम सोचे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका, 0, u बराबर 0। जब उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा होगा, कल हमने पढ़ा था कि जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जिससे कारण एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा। बताओ फोर्स का मान कितना, QE, तो E गुना E का फोर्स लग गया। ठीक, बस जिसके कारण उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर E/m का, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपका em। ठीक, बस और उसको टाइम कंसीडर कर दो, टाइम। ठीक, बस अब उस इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इतना के साथ वो मूव कर रहा है, रियल में ये ना हुआ होगा, रियल का अगर हम बात करें तो यही दिशा में मूव किया, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा में इसका इतना एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी उसके दिशा में 0, और इसका हमको फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या ले, यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक नहीं लिया जाता है, क्योंकि वास्तव में जो क्रिस्टल है वो खाली जगह नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन चले और सीधे चल जाए, बीच में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा अदर इलेक्ट्रॉन्स होगा, एटम्स होगा, क्रिस्टल है, रेडिस है, वो टकराता है। ठीक है, तो हर समय उसका वेलोसिटी 0 शुरू हुआ, मैक्सिमम पहुंचा, फिर गिर गया, फिर टकराया, फिर 0, फिर चिरा 0। तो हम लोग छोटा सा टाइम इंटरवल में कंसीडर करते हैं, माने इतने छोटे टाइम इंटरवल कि उस दौरान मान लेते हैं कि उसका टक्कर नहीं हुआ, वो उसी एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा था, तो वो टाइम कंसीडर किया जाता है। देखो एवरेज वेलोसिटी टोटल टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 शुरू हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बढ़ा, यहां तक बढ़ते गए टक्कर हो गया, फिर दूसरा 0, फिर शुरू हुआ, फिर मैक्स, माने कम बेसी होते रहता है। तो इसीलिए
एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन के लिए हम लोग एक छोटा सा टाइम कंसीडर करते हैं, वो मोमेंट कंसीडर कर रहे हैं जिस, ठीक है, जिसके बीच में मतलब जिस दौरान उसका कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक बस, तो देखो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में उसको कोई भी कोलिजन नहीं हुआ। ठीक बस, मान लिया जाए, और उसी को फिजिक्स में हम लोग कह सकते हैं अडिग मीन फ्री पाथ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, मीन फ्री पाथ, ये मीन फ्री पाथ डिनोट करते हैं लैम्डा से। इस दौरान जो टाइम इसको लगा उसको हम लोग कह सकते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये आपका मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, और ये हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक बस, तो अब देखो जीरो से स्टार्ट किया, इतना एक्सेलरेशन है, इतना समय मिला, तो आप क्या लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। लैम्डा दूरी की बात कर रहे हैं तो हम लोग फिजिक्स का कांसेप्ट जानते हैं ना, एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पर अगर बढ़ाओ तो एस का जगह पर कितना है लैम्डा, यू का मान 0 और ए का मान अभी जस्ट निकाले, जैसे ई बाई एम, ई एम इनटू टाउ स्क्वायर, टाउ का वैल्यू टाउ देते हैं तो टाउ रख देते हैं, टाउ स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस का वर्ड। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट का वर्कआउट, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, टाइम आपका टाउ लगा, तो क्या हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या आ गया, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम यानी लैम्डा बाय टाउ। ठीक है, लैम्डा टाउ का देख टाउ कट जाएगा और क्या आ जाएगा हाफ ई एम इनटू टाउ। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है बस, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तुम्हारे पास ये चार्ज तो ई तो फिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई आप जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आप अप्लाई कीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, केवल टाउ, टाउ डिपेंड करता है मटेरियल पर, तो वह मटेरियल्स का हर अलग मटेरियल में अलग अलग वेलोसिटी आपका आएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो उस पर वो आपका रिलैक्सेशन टाइम उस प्रकार से आ सकेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन देखो। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक हम आज का सेशन में क्या आपको पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या बोले कि जब भी किसी कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाए तो उसका मोशन, चाहे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें या ना अप्लाई करें, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, एक्चुअल में वो जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। ठीक बस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो वेलोसिटी जीरो। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जिगजैग पाथ को भी फॉलो करता हुआ लेकिन उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक बस, और डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, इसी कारण ठीक बात उसको, उसमें कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आएगा और उस वेलोसिटी को हम लोग कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है उसको नाम दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, वीडी बराबर अगर एल बाई टी, एल बाई टी, टी क्या है वो टाइम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा, उससे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल निकालें, ठीक बस, तो एक्चुअल में हम लोग का एक्सप्रेशन निकालने जाए तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम के मदद से हाफ ई एम इनटू टाउ, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया बस। अब आइए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट्स। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं पाथ का मूव करता है बल्कि कुछ वेलोसिटी अलग चीज पाथ को फॉलो करता है। जो एवरेज वेलोसिटी जो हम एज्यूम कर सकते हैं सुविधा के लिए वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का होगा और जो करंट जिस सर्किट में बह रहा है उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन बिटवीन करंट्स, ये तो आप ट्वेल्व में पढ़े ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप में, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको समझने के लिए यहां से देखो, जैसे एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं, देखिए ध्यान से, एक कंडक्टर है, क्या याद बांटेगा, एक कंडक्टर ले लिया, एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ए, लेंथ एल, लेंथ एल, ठीक है, यूनिफॉर्म ले लिया है, लेंथ एल सीधा के लिए। अरे बस, अब इसमें, ठीक है, इसमें मान लेते हैं इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन समझता है ना कंडक्टर में, मतलब कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमको अंदाजा है ना कितना हो सकता है, बहुत ज्यादा, मात्रा बहुत ज्यादा। तुम सिंपल सिल्वर का बात करें या गोल्ड का बात करें तो तुम एक एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अंदाज तुमको हो रहा है,
एक एटम में अगर मिनिमम भी मान तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, मिनिमम भी लेके चलो तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब मान लो कि अगर हम कुछ मात्रा लेते हैं 10 ग्राम का, अगर हम गोल्ड प्लेट ले लेते हैं, 10 ग्राम का हम सिल्वर वायर लेते हैं, तुम इमेजिन करो कितना ज्यादा एक एवोगाड्रो नंबर में तुम्हारे पास 10 टू पावर 23 का रेंज में आ रहा है, तो तुम सोचो कितना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, बस तो जितना पर यूनिट एरिया वॉल्यूम जितना मौजूद है उसको हम लोग कह लिए एन। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हम उसी को वही क्वांटिटी को हम एन मान रहे हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बस अब इसको हम एक कंडक्टर से जोड़ दिए तो स्वाभाविक इसमें करंट बहेगा। लेट दिस बी आई। ठीक, बस इसमें जो पॉजिट्रॉन है उसका वेलोसिटी हम कितना दिखा रहे हैं? वीडी। तो हमको ये आई और ये वीडी में रिलेशन निकालना है, आई और वीडी में रिलेशन निकालना है। अब तुम सोच के देखो। ठीक है, बस हम लोग का पूरा एजम्पशन, रियल को अब छोड़ देते हैं, एक्चुअल जो हम लोग एजम्पशन है जिसको मान के सारा डिस्क्राइब किया गया क्या है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जब हम फ्री पोटेंशियल डिफरेंस लगाए तो पॉजिट्रॉन जो है वो यहां से स्टार्ट होता हुआ यहां तक चल जाता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। रियल में कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग एज्यूम्शन नहीं होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी कितना? वीडी। उस वीडी वेलोसिटी के साथ इस एंड से दूसरे एंड पर पहुंच रहा है। हम जानते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, क्या समझा? समझ में आया ना बात की? अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो समझ में आ रहा है बात सभी को? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से दूसरे एंड पर पहुंच जाता है। अब हम लोग को निकालना है कि ये जो करंट आया और आईडी में क्या रिलेशन है, करंट और आईडी में क्या रिलेशन है। तो देखो याद करो, करंट बराबर क्या होता है? चार्ज, टोटल चार्ज फ्लोज डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लोज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, चार्ज फ्लोज। अब तुम चार्ज पार्ट का एरिया लेके ले चलो, इस सब का अपना अपना तरीका लगाने का। हम ले लेते हैं कि पूरे चार्ज फ्लो करता है। मान लेते हैं कि ये वाला यहाँ पर जो है पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसको उठकर इसको पार जाना है, इसको उठ के जाने में समय कितना लगता है? टी। मान लेते हैं कि जाने में समय क्या लगेगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठते 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 यहाँ पहुंचेगा तो टी। ठीक, बस तो इलेक्ट्रॉन अगला इलेक्ट्रॉन को धक्का देके पहुंचाता है, ऐसे ही रहता है, सब ऐसे से रहता है सेट। ये इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया। तो अगर मान लेते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बस ऐसा बढ़ रहा है, तो सोचो ये पूरा इलेक्ट्रॉन को बहने में समय लगा टी, मतलब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को भी बहते बहते समय लगे टी। ये वाला तुरंत बह गया होगा, ये वाला थोड़ा समय लिया होगा, ये थोड़ा और ज्यादा है, ये वाला यहाँ वाला और ज्यादा, यहाँ वाला और ज्यादा, यहाँ वाला टोटल बहते बहते कितना समय लिया? टी। यानी कि इस कंडक्टर में मान लो जितना भी फ्री टोटल इलेक्ट्रॉन है वो टोटल इलेक्ट्रॉन बहने में समय कितना लग गया होगा? टी। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, तीन होगा। मान लो ये वाला 0.1 सेकंड, ये 0.2, ये 0.3, ये लास्ट में जितना बहेगा, मान लो ये 10 सेकंड में यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहाँ, तो 10 सेकंड हम ऐसा समझ सकते हैं कि 10 सेकंड में पूरे इलेक्ट्रॉन बह गया, 10 सेकंड में पूरे इलेक्ट्रॉन बह गया। आप पूरे इलेक्ट्रॉन में निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन बाय टोटल टाइम, टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैंने चार्ज ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन बाय टोटल टाइम, कितने लगा होगा? अब कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? इस पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना? निकालो। एक कंडक्टर में हम लोग क्या माने इसका, तो हम लोग माने कि पर इकाई वॉल्यूम में कितना रहता है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है? एन। तो पहले इसका बताओ, इसमें कितना? मैथ का स्टूडेंट सोचो, तो ये वाले इसका सबसे पहले सोचो कि कितना वॉल्यूम है इसका, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए गुना एल, सिलेंडर है तो बेस ए का एरिया और लेंथ गुना करेंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये वॉल्यूम कितना? एन, उसमें एन गुना कर दे तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो एन ए एल उसका वॉल्यूम, एन से गुना के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुना कर दे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, और डिवाइड बाय टाइम, यहां से यहां जाने में समय कितना माने हैं? टी। तो ये हो गया टी। सो आई बराबर क्या आ गया? दिस इज एन ए एल बाई टी इंटू ई। क्या यहां तक बात ठीक है? और याद करो एल बाई टी वही तो हम लोग कर सकते हैं वेलोसिटी, वी डी और ई। सो ये आपका लेसन आ गया, आई बराबर एन ए ई वी डी। ठीक, बस यानी कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जो करंट, अगर करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उसमें करंट बहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का कुछ वेलोसिटी आएगा, वो वेलोसिटी अगर वीडी है तो उसमें बहता हुआ करंट और वीडी में आपका ये लेसन ओबे करेगा।
n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या। ठीक, बस ए क्या है, ए तुम्हारे पास आपका आया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, बस और ये हो गया, ये देखिए रहे, तो ये आपका एन ए ई वी डी, और इस पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। बोलो इतना बात समझ में आ रहा है? सो ये आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशंस। ठीक, बस तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हम 2-3 टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कभी न्यूमेरिकल्स के लिए है तो फाइनल एक्सप्रेशन में क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, फिर समझो। फाइनल क्या आज का कंक्लूजन दिखाते चले कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिएगा तो जिस एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअल नहीं, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की ओर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लेंथ ऑफ द, ठीक है, बस एज्यूम्स क्या बात करते हैं, लेंथ और जो टाइम लगा होगा सो उसी का वैल्यू कितना आया, तो हम लोग के पास पीछे आया था, दिस इज ई टी एम एन टू टाउ। अरे बस दिस इज हाफ ई एम था, दिस इज हाफ ई एम बाई टाउ, ये आपका आया था क्या यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद तुम्हारे पास अभी जस्ट निकाले तो वीडी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आई एन ए ई, तो ये आपका वेलोसिटी। ठीक है, बस पर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो उसमें कुछ करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस करंट और उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है जो एवरेज वेलोसिटी गेन करेगा, उन दोनों में इस तरह का रिलेशन है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, आप इसको आराम से बना सकते हैं। क्या यहाँ तक बात ठीक है, इसमें कोई तरह की दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट अगला एक टॉपिक है रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस का हम डिस्कस करें। ये भी आपका जाना पहचाना चीज, रेजिस्टेंस जानते हैं बस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, बात जाना पहचाना चीज है। जैसे कोई कंडक्टर्स है, कोई कंडक्टर में तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, ठीक, बस तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या करस्पॉन्डिंग पोजिट्रॉन जो होता है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। इतना समझ में आता है ना, बस पोजिट्रॉन तुम्हारे पास एक एंड से दूसरे एंड की ओर चला जाता है, ये बात ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या जाने के लिए उसको फ्री रास्ता मिलता होगा, एकदम इमेजिन करो, क्या जाने के लिए आगे कुछ नहीं है, हम हाईवे है, खाली है, आया और निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या रहा, अंदर में बहुत सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास एटम्स है, न्यूक्लियस है, कुछ और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होता है, ये ज्यादा तो कुछ रुकावट प्रोड्यूस करता है। तो जो रुकावट प्रोड्यूस करता है उसी को फिजिक्स के भाषा में हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, बस वो आपका रेजिस्टेंस। तो तुम सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगा, तो किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टीज, किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने थ्रू जाने वाले करंट का अपोज करे, उसको नाम दिया गया रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट बह रहा है, तो करंट जो तुम्हारे पास फैक्टर बह रहा है, ठीक, बस करंट जो सर्किट में करंट बह रहा है, तो उसका जो अपोज करे कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो बहते हुए करंट्स का अपोज कर पाया, उसको हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टेंस। अब मुझे अपोज क्यों किया, तो सोचो खुद से, अपोज क्या हुआ, क्योंकि बाकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वहां पर एटम्स है, न्यूक्लियस है, ठीक है, बात बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो रास्ता में खड़ा हो गया, रुकावट है, टक्कर मार दे रहा है, जिसके कारण उसमें कुछ रुकावट आ गया, तो वो आपका कंडक्टिविटी, वो आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा हो। अभी तुम ही सोचो, ठीक, बस अब क्या चीज का बात करें, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग नाम दिए रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टीज को ही नाम दिया गया रेजिस्टेंस। क्या यहाँ तो ठीक है, किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो उसके अपने थ्रू जाते हुए करंट का अपोज कर सके, वो है आपका रेजिस्टेंस। क्या यहाँ तक ठीक है। अब रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू ओम लॉ से निकाला जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ओम लॉ से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करें रेजिस्टेंस का, कंडक्टर का ही गुण का बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, ठीक, बस क्या हम एक एल्युमिनियम का वायर ले लें, एक कॉपर का वायर ले लें, एक सिल्वर का वायर, तो क्या सभी का रेजिस्टेंस सेम होता होगा, नहीं, सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग है, मतलब मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्या आप इस बात को समझ सकते हैं, बस ठीक, बस तो ये आपका फैक्ट बात कर रहे हैं कि वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। दूसरा कि अगर हमारा सेम मटेरियल का ले लिया जाए, कॉपर का 2 वायर दे दिया जाए, कहे कि क्या दोनों का सेम रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है, बस कॉपर का ही दो वायर, एक ही मेटल का दो वायर ले लिया जाए तो नहीं, उसके साइज पर डिपेंड करता है। जो ज्यादा लंबा है या मोटा है तो उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो कॉपर का जो प्रॉपर्टी में सेम वायर होने पर भी उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है। ठीक, बस तो रेजिस्टेंस कम बेसी हो सकता है। साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कैसे, हम लोग फिर अभी एक्सप्रेशन है उसको भी बताएंगे, लेकिन ये आपका टेम्परेचर के साथ भी बढ़ सकता है। अडिवास और चीज की बात करें तो रेजिस्टेंस की बात करें तो अब एक्सपेरिमेंट से देखा जा सकता है। जो रेजिस्टेंस की बात करें तो आर बराबर क्या होगा, आर इज इक्वल टू, आर का जो वैल्यू होता है दिस इज रो एल बाई ए, दिस इज रो एल बाई ए। जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, जो रेजिस्टेंस है वो रो एल बाई ए के पर डिपेंड करता है। अरे बस आर रेजिस्टेंस है, ये क्या है तो रेजिस्टिविटी, किसी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टीज, मटेरियल का डिपेंड करता है। और ये उसका लेंथ, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, बस तो रेजिस्टेंस का, कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए पर डिपेंड करता है। अरे बस अब बोलो, क्या आप इसको बता सकते हैं कैसे डिपेंड कर रहा है? ये तो ठीक है, हम बोल देते हम मान लें, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी जो पीछे एक्सप्रेशन हम लोग निकालना है, आप चाहो तो उससे भी इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, बस ये आप इसको डिराइवेशन अगर देना चाहते हो कि ये वाला कैसे आया तो इसको ये समझो। अभी जस्ट आपको हम निकाले थे कि आई बराबर क्या होता है, एन ए ई वी डी। अब निकाल देना हमने, बस आई बराबर एन ए ई वी डी, एन ए ई बताओ वी डी बराबर क्या होता है, वी डी बराबर जस्ट उसके पहले निकाले थे, दिस ई बाई टू एम इन टू टाउ, ई एम बाई टाउ। क्या यहाँ तो बढ़ेगा, सो आई बराबर क्या हो गया, दिस इज एन ए ई स्क्वायर बाई टू एम और टाउ इन टू कैपिटल ई, एन टू कैपिटल ई। अब इसको देख लो, आई बराबर क्या होता है, दिस इज एन ए ई स्क्वायर टू एम और ये हो गया आपका टाउ। ठीक, बस तो इस चीज का वैल्यू बात कर रहे हैं। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कंडक्टर में अप्लाइड होता है वो तुम्हारे पास क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड बाय, यानी कैपिटल भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड बाय लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। क्या यहाँ तो ठीक है, सो आई। ठीक है, अगर हम इससे भी का मान निकालें तो भी बराबर क्या होगा, दिस इज आई गुना टू एम एन ए ई स्क्वायर इनटू टाउ इनटू एल। क्या यहाँ तो ठीक है, सो यहाँ पर आप इस क्वांटिटी को आप देख सकते हो। तो v बराबर क्या आ गया, दिस इज आई टू एम एन ए ई स्क्वायर इनटू टाउ इनटू एल। अब बताओ यहाँ पे समझ में आ रहा है? बस अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जानता हो ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अड़ेगा, ओम्स लॉ के मुताबिक क्या होगा, तो v बराबर क्या होता है, दिस इज आई आर, यानी ये जो फैक्टर है वो ये आपका आई आर, ये आर का वैल्यू। ठीक है, सो आर बराबर क्या हो गया, दिस इज 2n। ठीक है, बस दिस इज 2m, सॉरी दिस इज 2m और ये हो गया दिस इज एन ए ई स्क्वायर इनटू टाउ और ये हो गया एल। अब आप देख सकते हैं 2 फिक्स है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मटेरियल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो फिक्स, ई स्क्वायर फिक्स, टाउ फिक्स मटेरियल के लिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज एल बाई ए और ये एक मटेरियल्स का, एक पार्टिकुलर मटेरियल्स के लिए ये फिक्स, इसी को नाम दिया गया रेसिस्टिविटी। सो रो एल बाई ए, वही दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, रो पर, एल पर और ए पर। तो ये आपका टॉपिक है कंडक्ट रेजिस्टेंस। कल हम लोग इसको और डिस्क्राइब करते चलेंगे, इसी में बस कुछ टॉपिक देखेंगे, बिकॉज देखते हुए हल्का हल्का देखना शुरुआत करेंगे। लेकिन कल यहाँ पर देखो, अभी तक आपको हम क्या बता चुके, मैंने आज आपको हम क्या पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने इसको महसूस करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, माना ड्रिफ्ट वेलोसिटी वास्तव में रियल कुछ है ही नहीं, बस केवल सुविधा के लिए अज्यूम्स है। वो एवरेज वेलोसिटी जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो भी कब, ड्यूरिंग 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है, ताकि हम लोग को इस कैलकुलेशन को इजी माना सके, उस वेलोसिटी को नाम दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट जो सर्किट कंडक्टर में बताओ उनके बीच में क्या रिलेशन आया, तो आई बराबर एन ए ई वी डी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका बाहरी इलेक्ट्रिकल फील्ड पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता होगा वो भी आपको हम दिखाते हुए चल गए।
क्या यहाँ पर ठीक है, वो भी आपको हम इस प्रकार का दिखाएं। और इसके बाद लास्ट एक टॉपिक हम शुरुआत किया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या है, तो उसका वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो बहते हुए करंट का अपोज करेगा। तो यही आपका आया, ठीक है, इसका फाइनल एक्सप्रेशन रोयल बाय आया। ये कैसे आया उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के द्वारा, ठीक है। नहीं, आज के लिए काफी है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, फिर कल हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।